हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका स्टेप बाय मैथ पर। मैं हूं रामताल। बच्चों, क्या 4 के ऊपर n घात कभी 0 पर समाप्त हो सकता है? आज के इस वीडियो में हम इसी को समझेंगे। बोर्ड परीक्षा के लिए यह उदाहरण एक बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए इसे सबसे आसान लॉजिक के साथ हल करते हैं और देखते हैं उदाहरण नंबर 1 का हल। उदाहरण नंबर 1 में कहा गया कि संख्याओं 4 के ऊपर n घात पर विचार कीजिए, जहां n एक प्राकृत संख्या है। जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 के ऊपर n घात अंक 0 पर समाप्त होता है। तो यहाँ पर हमसे कहा गया है कि ये जो संख्या दी गई है 4 के ऊपर n घात, यहाँ पर ये जो n संख्या दी गई है ये एक प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्याओं के बारे में हम पहले ही जानकारी ले चुके हैं। जो n यानी कि प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्याएं 1 से शुरू होती हैं। 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे अनंत तक जाती हैं। यानी कि हमें बताना है कि यहाँ पर n एक प्राकृतिक संख्या, यानी कि कोई भी प्राकृतिक संख्या रखें तो प्राकृतिक संख्या रखने पर बाद में इसको हल करें तो हल करने पर यह जो संख्या दी गई है ये 0 पर समाप्त हुई, यानी कि इसकी इकाई के स्थान पर 0 आएगा या फिर नहीं आएगा। तो चलिए n के स्थान पर प्राकृतिक संख्या रख करके देखते हैं। तो 4 ज्यों का त्यों लिखेंगे। सबसे पहले n के स्थान पर 1 रख कर देखते हैं। 4 के ऊपर 1 घात का मतलब 4 को एक बार गुणा करना है तो 4 ही आएगा। फिर n के स्थान पर 2 रख करके देखते हैं। तो 4 के ऊपर 2 घात का मतलब है 4 को 2 बार गुणा करना है, यानी कि 4 गुणा 4 तो 4 चौको 16 आएगा। इसके बाद n के स्थान पर 3 रखते हैं, यानी कि 4 के ऊपर 3 घात का मतलब है 4 को 3 बार गुणा करना। तो जब 4 को 2 बार गुणा किया तो 16 आया, एक बार और इसमें 4 का गुणा करेंगे तो ये आएगा 4 छिंग 24 की 4, 4 एकम 4, 4 में 2 जोड़ेंगे तो 6, यानी कि 64 आएगा। इसके बाद n के स्थान पर 4 रख करके देखते हैं। तो 4 के ऊपर 4 घात का मतलब है 4 को 4 बार गुणा करना है। 1, 2, 3, 4 बार गुणा करना है। तो जब हमने 4 को 3 बार गुणा किया तो 64 आया। इस 64 में आप 4 का गुणा और कर लीजिए तो 4 चौको 16 की 6 आएगा। 4 छिंग 24, 24 में 1 जोड़ देंगे तो 25। तो आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि जब हमने n के स्थान पर 1 रखा तो यह संख्या 4 पर समाप्त हो रही है। n के स्थान पर 2 रखा तो संख्या 6 पर समाप्त हो रही है। n के स्थान पर 3 रखा तो संख्या 4 पर समाप्त हो रही है। n के स्थान पर 4 रखा तो संख्या 6 पर समाप्त हो रही है। इसी प्रकार से n के मानों को हम आगे बढ़ाते जाएंगे तो संख्या कभी 4 पर समाप्त होगी और कभी 6 पर समाप्त होगी। और ये जो संख्या 4 के ऊपर n घात दी गई है ये कभी भी 0 पर समाप्त नहीं होगी। कोई भी संख्या दी गई है यदि वो 0 पर समाप्त हो रही है तो उसकी क्या खास बात होती है, चलिए देखते हैं। जैसे हमारे पास एक संख्या दी गई है 40। ये जो संख्या दी गई है जो 0 पर समाप्त हो रही है। 0 पर समाप्त होने का मतलब है इसका इकाई का अंक 0 है। अब ये जो संख्या 0 पर समाप्त हो रही है तो कोई भी संख्या यदि 0 पर समाप्त होती है तो उसकी खास बात यही होती है कि उस संख्या में 2 का भी भाग चला जाता है और 5 का भी भाग चला जाता है। जैसे यह संख्या दी गई है इसमें 2 का भाग पूरी तरह चला जाएगा तो उसे काटेंगे तो 2 दूनी 4, 0, यानी कि 2 का भाग पूरी तरह चला गया। इस संख्या 40 में 5 का भी भाग चला जाएगा, 5 40। तो कोई भी संख्या दी गई है यदि वह संख्या 0 पर समाप्त हो रही है तो उस संख्या में 2 का भी भाग जाएगा और 5 का भी भाग जाएगा। इसके अलावा अन्य संख्याओं से भी भाग जा सकता है, लेकिन 2 और 5 का भाग जाना जरूरी है। यदि उसमें 2 और 5 का भाग जा रहा है तभी वह 2 पर समाप्त होती है। जैसे एक संख्या और दी जाए 10। ये जो संख्या 10 दी गई है जो 0 पर समाप्त हो रही है, यदि यह 0 पर समाप्त हो रही है तो इसमें 2 का भाग चला जाएगा। जैसे 2 पंचे 10 और इस 10 संख्या में 5 का भी भाग चला जाएगा, यानी 5 दूनी 10। तो हम देख रहे हैं कि कोई भी संख्या है यदि वह 0 पर समाप्त हो रही है तो उस संख्या में 2 का भी भाग जाएगा और 5 का भी भाग जाएगा। यदि उस संख्या में 2 और 5 का भाग दोनों का भाग नहीं जा रहा है तो वह संख्या 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। उदाहरण के लिए एक संख्या और 30 दी जाए। ये जो संख्या दी गई है जो 0 पर समाप्त हो रही है तो इस संख्या में भी 2 का भाग चला जाएगा और 5 का भाग पूरी तरह चला जाएगा। इसके अलावा अन्य संख्याओं से भी भाग चला जाएगा। अर्थात हम सरल शब्दों में कह सकते हैं कि कोई भी संख्या है यदि वह 0 पर समाप्त होती है तो उसमें 2 का भी भाग जाता है और 5 का भी भाग जाता है। भाग जाने का मतलब है कि उस संख्या के अभाज्य गुणनखंड में संख्या 2 भी आएगी और 5 भी आएगी। जैसे संख्या 30 है तो 0 पर समाप्त हो रही है तो इसके गुणनखंड आप कर लीजिए। जैसे ही इसमें 2 का भाग देंगे तो 15 आ जाएगा, इसके बाद 3 का भाग जाएगा, इसके बाद 5 का भाग जाएगा। तो इस संख्या में हम देख रहे हैं कि इसके गुणनखंड में संख्या 2 भी है और 5 भी है। इसके अलावा इसके गुणनखंड में संख्या 3 भी आ गई है, लेकिन उससे मतलब नहीं है। संख्या के गुणनखंड में 2 और 5 आना जरूरी है। तो इसके गुणनखंड में संख्या 2 और 5 आ रही है, इसलिए यह जो संख्या दी गई है जो 0 पर समाप्त हो रही है।
तो आप लोगों को मैंने एक लॉजिक बताया कि कोई भी संख्या है यदि वो 0 पर समाप्त होती है तो उसके गुणनखंड में संख्या 2 और 5 होनी चाहिए, या फिर उस संख्या में 2 और 5 का भाग जाना चाहिए। तो चलिए इसका हल अपन लिखते हैं। सबसे पहले लिखेंगे, यहाँ पर डाल देना है आपको हल है, लिखेंगे हम जानते हैं कि कोई भी धनात्मक प्राप्त संख्या जो शून्य पर समाप्त होती है वह 2 और 5 से विभाज्य होती है। विभाज्य होने का मतलब है कि कुछ संख्या में 2 और 5 का भाग जरूर हो जाएगा। कोई भी संख्या अगर 0 पर समाप्त होती है विभाज्य होती है। अगर वो 2 और 5 से विभाज्य होती है तो इसलिए उसके अभाज्य गुणनखंड में संख्या 2 और 5 आनी चाहिए। कोई भी संख्या दी गई है यदि वह 0 पर समाप्त होती है तो उसके गुणनखंड में संख्या जो है वो 2 और 5 आनी चाहिए। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो संख्या दी गई है वो दी गई है 4 के ऊपर n घात। इस 4 के ऊपर n घात की हम अभाज्य गुणनखंड कर रहे हैं। अभाज्य गुणनखंड का मतलब है आपको 4 का एलसीएम लेना है। तो आप लोग 4 का एलसीएम लेकर के देख लीजिए। तो यहाँ पर 4 का जैसे ही एलसीएम लेंगे 2 से विभाजित करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 से विभाजित करेंगे तो 2 एकम 2, यानी कि 4 का जो एलसीएम आया है वो आया है 2 गुणे 2। लेकिन 4 के ऊपर n घात लगी है तो यहाँ पर भी इसके ऊपर n घात लगानी पड़ेगी। दोनों के ऊपर n घात है तो 2 के ऊपर भी n घात और दूसरे वाले 2 के ऊपर भी n घात लगा देंगे। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 4 के ऊपर n घात के जो गुणनखंड किए है उसके गुणनखंड में संख्या 2 और 2 ही आ रही है। इसके गुणनखंड में संख्या 5 नहीं आ रही है। तो हम यहाँ लिखेंगे कि यहाँ 4 के ऊपर n घात के अभाज्य गुणनखंडों में केवल 2 है। यहाँ पर हमने 4 के ऊपर n घात के अभाज्य गुणनखंड किए तो इसके गुणनखंड में केवल 2 आ रहा है। और हमने अभी देखा है कि कोई भी संख्या 0 पर समाप्त हो रही है तो उसके गुणनखंड में संख्या 2 और 5 दोनों आनी चाहिए। दोनों आएगी तभी वह 0 पर समाप्त होगी। और हमने इससे पहले अंकगणित की आधारभूत प्रमेय को भी पढ़ा था। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय में पढ़ा था कि कोई भी संख्या दी गई है यदि उस संख्या के अभाज्य गुणनखंड कर दिए जाएं तो उन अभाज्य गुणनखंडों के अलावा और कोई भी अभाज्य गुणनखंड नहीं होती है। जैसे यहाँ 4 के ऊपर n घात के अभाज्य गुणनखंड किए तो 4 के ऊपर n घात के अभाज्य गुणनखंड में 2 के ऊपर n घात गुणा 2 के ऊपर n घात आ रहा है। तो ये जो संख्या दी गई है इसके गुणनखंड में 2 और 2 आ रहा है। इनके अलावा इस 4 के ऊपर n घात के अभाज्य गुणनखंडों में और कोई संख्या नहीं आ सकती है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि अंकगणित की आधारभूत प्रमेय के अनुसार ये गुणनखंड अद्वितीय है। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय के अनुसार ये जो 4 के ऊपर n घात के हमने गुणनखंड किए अद्वितीय है। अद्वितीय का मतलब है कि 4 के ऊपर n घात के अभाज्य गुणनखंड में संख्या 2 के अलावा और कुछ नहीं आएगा। यदि 4 के ऊपर n घात के अभाज्य गुणनखंडों में संख्या 2 के अलावा और कुछ नहीं आएगा तो इसका मतलब है इसके अभाज्य गुणनखंडों में संख्या 5 नहीं आ सकती है। तो यहाँ पर आप लोग लिखोगे इसलिए 4 के ऊपर n घात के अभाज्य गुणनखंडों में
संख्या 5 नहीं आ सकती है। यदि इस संख्या के 4 के ऊपर n घात के अभाज्य गुणनखंडों में संख्या 5 नहीं आएगी, तो हमने पढ़ रखा है कि यदि उस संख्या के अभाज्य गुणनखंड में संख्या 2 और 5 है तभी वह 0 पर समाप्त होती है, लेकिन यहाँ पर इसके गुणनखंड में संख्या 2 ही है, तो अर्थात हम कह सकते हैं कि यह संख्या 0 पर समाप्त नहीं होगी। तो आप लोगों को लिखना पड़ेगा अतः 4 के ऊपर n घात किसी भी प्राप्त संख्या n के लिए कभी भी 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। तो यहाँ पर हमने उदाहरण नंबर 1 के लॉजिक को देखा। इस प्रकार से यदि आप लोग पेपर में लिख करके आएंगे तो आपको ये जो सवाल है वो 2 या 3 नंबर में आएगा, तो 2 या 3 नंबर मिलने की पूरी संभावना है। इसी प्रकार का एक सवाल प्रश्नावली 1.1 में है, जो कि प्रश्न नंबर 5 है। तो यदि आप लोगों ने प्रश्न नंबर 5 को नहीं देखा है तो पहले प्रश्न नंबर 5 को देख लीजिए। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रश्न नंबर 5 की लिंक डाल दूंगा, आप लोग वहां से प्रश्न नंबर 5 को देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 5 को देख लीजिएगा। तो बच्चों, ये था 4 के ऊपर n घात वाला सबसे महत्वपूर्ण लॉजिक। उम्मीद है अब आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें अभाज्य गुणनखंडन का क्या खेल है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि अगली क्लास आपकी मिस ना हो सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।